हमारी कहानी शुरू होती है जेजू आइलैंड से, जहां एक खूबसूरत लड़की ऐसून समंदर के किनारे खड़ी होती है और अपनी माँ को आवाज देती रहती है। उसकी माँ समंदर में तैर रही होती है क्योंकि वो गोताखोर होती है, यानी मछलियां पकड़ने का काम करती है। ऐसून अपनी माँ से कहती है, बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है और जिद पर अड़ी रहती है। तभी गांव का एक लड़का ग्वानसिक आता है और ऐसून के पास खड़ा हो जाता है ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो। आसपास के मछुआरे दोनों को देखकर हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसून को शर्म आती है और वो ग्वानसिक से कहती है कि वो उसके पास से हट जाए। फिर उसकी माँ पानी से बाहर आती है और मछुआरों की बातें सुनती है, जो उससे मनहूस कहते हैं क्योंकि उसका पहला पति बहुत कम उम्र में ही मर गया था। वो गुस्से में आकर ऐसून को लेकर घर चली जाती है। वहां ऐसून उसे बताती है कि उसने पोएट्री कंपटीशन में दूसरा स्थान पाया है, लेकिन उसकी माँ को कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो कहती है कविता से पैसे नहीं मिलते और उसे मछलियां साफ करने में लगा देती है। बाद में उसकी माँ ऐसून से कहती है कि वो अपने चाचा के घर चली जाए, इससे पहले कि उसके स्टेप डैड आ जाए और उसे देख ले। ऐसून रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसका चाचा उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। वो अपनी माँ से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है। ऐसून को लगता है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती है और वो रोती हुई चली जाती है। फिर जब उसका स्टेप डैड घर आता है, वो कहता है कि ऐसून को स्कूल से निकाल दो और काम पर लगा दो, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ाई पूरी करे, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह बने। रात को ऐसून की माँ ऐसून की लिखी हुई कविता पढ़ती है, जिसमें ऐसून ने लिखा होता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और वो जल्दी बड़ी होकर उन्हें आराम देना चाहती है। ऐसून की माँ को बहुत अफसोस होता है और वो ऐसून को उसके चाचा के घर से वापस लेने जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि ऐसून को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उसे खाना भी नहीं दिया जाता। ऐसून की माँ गुस्से में आ जाती है और उसके चाचा से झगड़ती है और कहती है कि वो एक अच्छा चाचा कहलाने के लायक नहीं है। ऐसून की माँ ऐसून को लेकर घर लौटने लगती है। रास्ते में ऐसून अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है कि वो एक दिन उन्हें प्राउड फील कराएगी। उसकी माँ उसका माथा चूमती है और कहती है, तुम अपना सपना जरूर पूरा करना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। घर पहुंचकर ऐसून की माँ ऐसून को सुला देती है और अपने पति यानी ऐसून के स्टेप डैड से कहती है कि वो ऐसून को ठीक से ट्रीट करे, वरना वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। अगले दिन जब ऐसून स्कूल से लौटती है तो बहुत रोती है। वो कहती है कि उसने सबसे ज्यादा वोट्स पाए थे, लेकिन टीचर ने किसी अमीर घर के बच्चे को जीता दिया और उसे प्रेसिडेंट बना दिया। उसकी माँ को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वादा करती है कि वो अपनी बेटी का हक उसे वापस दिलाकर रहेगी। वो एक प्रेग्नेंट पड़ोसन के पास जाती है, जो प्रेग्नेंट होने की वजह से काम नहीं कर पा रही होती। ऐसून की माँ उससे कहती है कि वो उसकी खेत पर काम कर देगी, बदले में उसे एक दिन के लिए उसका एक अच्छा ड्रेस और ज्वेलरी चाहिए। पड़ोसन मान जाती है। अगले दिन ऐसून की माँ अच्छे कपड़े और चेन पहनकर स्कूल जाती है और टीचर से मिलती है। स्कूल पहुंचकर वो फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट की कविता को पढ़ती है और नोटिस करती है कि ऐसून की कविता उससे बेहतर थी। वो टीचर से मिलती है, उसे मिठाई देती है और धीरे से एक लिफाफा थमा देती है जिसमें पैसे होते हैं। वो जानती है कि दुनिया कैसे चलती है। टीचर मान जाता है। ऐसून की माँ घर लौटती है और ऐसून को बताती है कि अब वो फिर से प्रेसिडेंट बन गई है। ऐसून की माँ कहती है, बेटा कभी भी किसी को अपना हक मत छीनने देना। ऐसून बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से वादा करती है कि वो उसकी इस सीख को हमेशा याद रखेगी और फिर दोनों खुशी खुशी घर लौटते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। हफ्ते भर बाद ऐसून की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसकी सांसों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और डॉक्टर बोलता है कि अब वो समंदर में काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसून की माँ नहीं मानती और कहती है कि अगर मुझे मरना है तो समंदर में मरूंगी, भूख से नहीं। ऐसून को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ की डाइविंग सूट छिपा देती है ताकि उसकी माँ समंदर में न जा सके। फिर वो गुस्से में घर से निकल जाती है। बाहर उसे ग्वानसिक मिलता है, जो उसके लिए खाना लाया होता है, लेकिन ऐसून गुस्से में होती है और उसे डांट देती है और कहती है, मैं भीख नहीं मांग रही, मुझसे दूर रहो। वो उसे छोड़कर समंदर किनारे बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी माँ मर जाएगी। लेकिन ग्वानसिक फिर भी उसके पास आता है, उसे दिलासा देता है और कहता है, मैं तरस खाकर मदद नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ऐसून हैरान हो जाती है क्योंकि हर बार वो ग्वानसिक से बुरा व्यवहार करती है, लेकिन फिर भी वो कभी गुस्सा नहीं करता। उसे अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए इतना केयर करता है। वो माफी मांगती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। रात को जब ऐसून सो रही होती है, उसकी माँ उसे उठाती है और उसका पसंदीदा खाना लेकर आती है।
वो ऐसून को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और कहती है कि अगर उसकी माँ को कभी कुछ हो जाए तो अपने चाचा के पास चल जाना। ऐसून ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ उसे छोड़कर जाए। ऐसून की माँ उसे गले लगाकर चुप कराती है और कहती है, सबको एक दिन जाना होता है, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। वो सारी रात ऐसून के पास बैठती है और लोरी गाती है। शायद माँ का दिल समझ चुका था कि अब उसका वक्त आ गया है। और वाकई अगले दिन उसकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। ऐसून उसकी अंतिम यात्रा में रोते हुए शामिल होती है। ग्वानसिक फिर आता है और खाना लाता है, लेकिन ऐसून को रोते देखकर खुद भी रो पड़ता है। ऐसून अब अपने सौतेले भाई बहन का ख्याल रखने का फैसला करती है और माँ की जगह खेत में काम भी करती है। ग्वानसिक उसका साथ नहीं छोड़ता। वो खेत में भी उसकी मदद करता है और साथ में मार्केट भी जाता है। वहां वो खुद सब्जियां बेचता है ताकि ऐसून पढ़ाई कर सके। समय बीतता है, साल गुजरते हैं, लेकिन ऐसून और ग्वानसिक की दोस्ती वैसी की वैसी रहती है। एक दिन जब दोनों मंडी में सब्जियां बेच रहे होते हैं तो ग्वानसिक की दादी आ जाती है। वो ऐसून से झगड़ने लगती है और कहती है कि वो उसके पोते से दूर रहे, क्योंकि वो भी अपनी माँ की तरह मनहूस है। ऐसून डर जाती है और कहती है कि उसकी माँ मनहूस नहीं थी। फिर वो वहां से भाग जाती है, लेकिन दौड़ते वक्त उसकी जूती वहीं छूट जाती है। ग्वानसिक उसके पीछे जाता है और उसकी जूती उसे पहनाता है और उसके साथ उसके घर तक जाता है। ऐसून खुश होती है कि ग्वानसिक उसकी इतनी केयर करता है, उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। लेकिन वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि मैं कभी इस गंदी सी गांव के किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी। मुझे तो शहर जाना है और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, और फिर वो एक अमीर घर के लड़के से शादी कर लेगी। उसकी बात सुनकर ग्वानसिक को जलन होती है, और यही ऐसून का प्लान था और उसका प्लान काम कर जाता है। हमारा हीरो हिम्मत करके उसे बता देता है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ का प्यार है। वो वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। ऐसून बहुत खुश होती है कि आखिरकार ग्वानसिक ने अपने दिल की बात कह दी। वो उसके करीब आती है और फिर नाचती गाती हुई अपने घर लौटती है, जैसे कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल हो। लेकिन क्योंकि वो एक गरीब लड़की है, उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही वो अलमारी खोलती है, वो देखती है कि उसका सौतेला बाप अपनी प्रेमिका के साथ छुपा बैठा है। उसे सब समझ आ जाता है कि वो इतने सालों से उसकी माँ को धोखा देता आ रहा था। गुस्से में वो घर छोड़ देती है और अपनी दादी के घर चली जाती है। लेकिन वहां उसका चाचा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहता है कि वो उनके लिए बोझ है और वो उसे पढ़ाई नहीं करने देगा, क्योंकि उनके गांव की कोई लड़की कॉलेज नहीं जाती। मगर ऐसून हार नहीं मानती। वो अपनी माँ का और अपना सपना पूरा करने की ठान लेती है। वो अपने स्टेप डैड के पास जाती है ताकि अपनी माँ की विरासत का हिस्सा मांग सके, लेकिन उसके स्टेप डैड की प्रेमिका उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती है और उसके कपड़े और सामान फेंक देती है। ऐसून वापस दादी के घर लौटती है और वहां उसका चाचा उसे फैक्ट्री में काम करने भेज देता है और कहता है कि हर महीने अपनी आधी तनख्वाह उसे दे। ऐसून बहुत दुखी होती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। वो ग्वानसिक के पास जाती है, क्योंकि उसके पास अब ग्वानसिक के अलावा और कोई नहीं बचा होता। वो उसे सब कुछ रोते हुए बता देती है कि उसके अपने ही लोग उसे छोड़ चुके हैं और कोई नहीं चाहता कि वो पढ़ाई करे। ग्वानसिक उसका हाल सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगाकर भरोसा देता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ग्वानसिक उसे बताता है कि वो दोनों गांव से भाग जाएंगे और शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रात को वो अपनी दादी के गहने चुरा लेता है। दूसरी तरफ ऐसून अपने सौतेले बाप के घर जाकर उसकी प्रेमिका के कपड़े और गहने चुरा लेती है। जब वो ग्वानसिक से मिलती है तो उससे पूछती है कि क्या वो अपने फैसले को लेकर पक्का है। ग्वानसिक कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर दोनों भागते हुए बंदरगाह पहुंचते हैं, जहाज पकड़ते हैं और शहर निकल जाते हैं। जहाज पर कप्तान को उन पर शक होता है, लेकिन ऐसून झूठ बोल देती है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। वो दोनों शहर पहुंचते हैं और गहने बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकानदार को उन पर शक हो जाता है और वो गहने खरीदने से मना कर देती है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। फिर वो एक सस्ते से होटल में जाते हैं। ऐसून होटल के मैनेजर से झूठ बोलती है कि वो दोनों नए नवेली दूल्हा दुल्हन हैं और उनके सारे पेपर्स चोरी हो गए हैं। मैनेजर को शक होता है और वो पुलिस बुलाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी बीवी को उन पर तरस आता है और वो उन्हें एक कमरा मुफ्त में रहने के लिए दे देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और मैनेजर की बीवी को धन्यवाद कहते हैं। ग्वानसिक उसे भरोसा दिलाता है कि वो फैक्ट्री में नौकरी करेगा और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगा। थोड़ी देर बाद होटल की मालकिन उनके लिए खाना लाती है और कहती है कि ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। वो दोनों खाना खाते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठते हैं
तो देखते हैं कि उनका सारा सामान चोरी हो गया है। वो होटल मालिक से बात करने जाते हैं, लेकिन उसकी बेहया बीवी कहती है कि उनके पास कुछ था ही नहीं और अब या तो वो यहाँ से चले जाए या वो पुलिस को बुलाए। दोनों बहुत डर जाते हैं और होटल से निकल जाते हैं। वो बाहर बैठे होते हैं, ये सोचते हुए कि अब क्या करें। तभी वो देखते हैं कि एक गरीब सी लड़की होटल में जा रही है। उन्हें डर लगता है कि होटल वाले उसका भी सामान चुरा लेंगे। वाकई में होटल मैनेजर की बीवी उस लड़की को खाना देती है, जैसे उसने ऐसून और ग्वानसिक के साथ किया था। अब वो दोनों तय करते हैं कि वो उस लड़की की मदद करेंगे। रात को चुपके से वो दोनों होटल में वापस जाते हैं और लड़की को समझाते हैं कि होटल वाले धोखेबाज हैं और उसका सामान चुरा लेंगे। वो उससे कहते हैं कि रात को लाइट बंद मत करना। जैसे ही लाइट नहीं बुझती, होटल वाले पूरी रात इंतजार करते रहते हैं और आखिरकार सो जाते हैं। अब ऐसून और ग्वानसिक अपना सामान ढूंढने निकलते हैं। ग्वानसिक थोड़ा डरता है क्योंकि वो बहुत सीधा है, लेकिन ऐसून उसे हिम्मत देती है और कहती है, हम चोर नहीं हैं, हम तो बस अपना हक वापस ले रहे हैं। वो होटल मालिक के कमरे में घुसते हैं और जो कुछ भी हाथ लगता है उठा लेते हैं, लेकिन ऐसून लालच में होटल मालिक की बेटी का हेयर पिन भी उठा लेती है और वो लड़की उसे महसूस कर लेती है और जोर से चिल्ला देती है। होटल वाले जाग जाते हैं और उनके पीछे भागते हैं। हमारे हीरो हीरोइन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसून गिर जाती है और होटल मालकिन उसके ऊपर कूद जाती है। वो डंडा उठाकर ग्वानसिक को धमकाता है कि सारा सामान वापस दे दो वरना वो उससे मार देगा, लेकिन ग्वानसिक उसे छोड़ने वाला नहीं होता। वो गुस्से में आ जाता है और तेजी से दौड़कर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारता है, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। लेकिन तभी पुलिस पहुंच जाती है और दोनों को पकड़ लेती है, क्योंकि वो गांव से भागे हुए नाबालिग होते हैं। पुलिस वाला उन्हें डांटता है और ग्वानसिक को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि ऐसून बीच में आकर उसका बचाव करती है। वो कहती है कि आपको हमें मारने का हक नहीं है, बल्कि आपको हमें इन ठगों से बचाना चाहिए। जांच अधिकारी को उसकी बात और उसका कॉन्फिडेंस पसंद आता है और वो ऐसून से कहता है कि वो लॉ की पढ़ाई करे और वकील बने, क्योंकि उसकी जुबान बहुत तेज है। अचानक ग्वानसिक की माँ वहां पहुंचती है, लेकिन अपने बेटे का हाल चाल पूछने के बजाय वो ग्वानसिक से सीधे पूछती है कि गहने कहाँ हैं। उधर होटल मैनेजर की बीवी वो गहने लेकर ज्वेलरी शॉप में बेचने जाती है, लेकिन इत्तेफाक से वो वही दुकान होती है जहां ऐसून और ग्वानसिक ने पहले गहने बेचने की कोशिश की थी। दुकानदार गहने देखकर समझ जाती है कि जरूर होटल ऑनर ने ये गहने उन दोनों लड़का लड़की से चुराए होंगे, इसलिए दुकानदार गहने खरीदने से मना कर देती है और होटल ओनर वापस होटल लौट जाती है। जैसे ही वो होटल में पहुंचती है, हीरो की माँ सामने खड़ी होती है और कहती है, मेरे गहने वापस दे दे वरना बाल पकड़ के घसीटते हुए पुलिस के पास ले जाऊंगी। वो होटल के गेट के सामने खड़ी हो जाती है और जो कोई अंदर आने की कोशिश करता है उसे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये लोग चोर और ठग हैं, और वो सबको भगा देती है। होटल ऑनर को गुस्सा आ जाता है और दोनों औरतों में खूब झगड़ा होता है। दोनों बाल पकड़ के लड़ती हैं, लेकिन फिर पुलिस आ जाती है और होटल मैनेजर की बीवी को पकड़ लेती है, क्योंकि ज्वेलरी शॉप वाली औरत ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। हीरो की माँ अपने गहने वापस ले लेती है और सब हीरो हीरोइन वापस गांव लौट जाते हैं। लेकिन अफसोस, गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि ऐसून किसी लड़के के साथ भाग गई थी। सब उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, यहाँ तक कि स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं। ऐसून बहुत दुखी हो जाती है, उसे लगने लगता है कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो अपने दादी के घर लौट जाती है, लेकिन उसका चाचा उसे ताने देता है, ऐसून ने उनकी नाक कटा दी और अब उससे कौन शादी करेगा। तभी अचानक ग्वानसिक आ जाता है और ऐसून का बचाव करता है। वो सबको बताता है कि वो ऐसून से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन अगले दिन ग्वानसिक की माँ ऐसून से मिलने आती है और मीठी मीठी बातें करते हुए कहती है कि अगर तुम ग्वानसिक से प्यार करती हो तो उससे दूर हो जाओ, वो एक एथलीट है, उसे अपनी चैंपियनशिप की तैयारी करनी है। ऐसून उसके इन बातों से टूट जाती है और सोचती है कि शायद वो सही कह रही है। उसके बाद ग्वानसिक उसके चाचा से उसका हाथ मांगने आता है, लेकिन ऐसून बीच में आकर कहती है, मैं ये रिश्ता नहीं चाहती, मैं गांव के किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मुझसे कोई शादी करना चाहता है तो मैं उसे छोड़ सकती हूँ। अगले दिन वो अपने चाचा के दोस्त से मिलने जाती है, जो अमीर होता है लेकिन उम्र में बहुत बड़ा होता है। वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन असल में वो उसे नौकरानी बना के रखना चाहता है। ऐसून सब कुछ सहती रहती है, लेकिन अंदर से टूट रही होती है। उसी रात ग्वानसिक को पता चलता है कि ऐसून किसी और से शादी करने वाली है। वो टूट जाता है और वो ऐसून के चाचा के पास जाकर रोने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसून से शादी करने दो, मैं उसे खुश रखूंगा। लेकिन उसका चाचा मना कर देता है और कहता है कि कैप्टन एक अमीर आदमी है और ऐसून ने खुद शादी के लिए हाँ बोली है। ग्वानसिक हार नहीं मानता,
वो ऐसून को ढूंढने निकल पड़ता है और देखता है कि वो कैप्टन के साथ घर लौट रही है। ग्वानसिक देखता है कि कैप्टन उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। वो गुस्से में आकर ऐसून का हाथ पकड़ के उसे गार्डन ले जाता है और एक रिंग निकालता है और कहता है, मेरे साथ रहो, मैं अपने परिवार से लड़ जाऊंगा, दिन रात काम करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा और तुम बस अपनी पढ़ाई करो और अपना सपना पूरा करो। लेकिन ऐसून उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और रिंग फेंक देती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जानती हूं तुम मेरा सपना पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे उस अमीर आदमी से शादी करनी होगी। ग्वानसिक बहुत टूट जाता है। उसे ऐसून के साथ बिताए बचपन के पल याद आने लगते हैं। वो हमेशा उसके साथ था, लेकिन अब लग रहा था कि ऐसून उसे बोझ समझती थी। वो चला जाता है। उधर ऐसून भी रोती है और रिंग ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अब भी ग्वानसिक से प्यार करती है, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगले दिन ग्वानसिक गांव छोड़ने का फैसला करता है। वो अपने कोच के साथ बोट में बैठ जाता है। कोच बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे यकीन है कि ग्वानसिक चैंपियन बनेगा। लेकिन ग्वानसिक चुपचाप समंदर की ओर देखता रहता है, बस ऐसून के आने का इंतजार करता है। वो सोचता है कि अगर ऐसून इस पल आकर रुक जाओ कहे, तो मैं सब कुछ छोड़कर ऐसून के लिए रुक जाऊंगा। उधर ऐसून कैप्टन के साथ शादी का जोड़ा खरीदने जाती है, लेकिन कैप्टन उसे नीचा दिखाता हुए कहता है कि वो खुशकिस्मत है कि जो उसे शादी कर रही है। ऐसून सब कुछ सहती है, लेकिन जैसे ही वो ग्वानसिक का नाम लेता है, वो फट जाती है। कैप्टन ऐसून को याद दिलाता है उसकी यूनिवर्सिटी की फंडिंग उसी पर डिपेंड करती है। तभी ऐसून गुस्से में बोल पड़ी, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो कैप्टन चौंक जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मुझसे शादी क्यों कर रही हो? ऐसून कहती है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, मैं तो बस अपने चाचा से छुटकारा पाना चाहती थी। फिर ऐसून ने उस आदमी से कहती है कि अगर उसे अपने बच्चे का देखभाल करना ही है तो वो उसे आया के तौर पर रख ले। इससे कैप्टन हैरान रह जाता है और कहता है, जब उसकी बीवी सब काम फ्री में खुद करेगी तो वो पैसे खर्च करके नौकरानी क्यों रखे? उसका प्लान था कि शादी करके उसे अपनी माँ के लिए एक अच्छी बहू और बच्चों के लिए सस्ती और मेहनती माँ मिल जाएगी। ऐसून कहती है कि वो उसके जैसे आदमी से कभी शादी नहीं कर सकती। वो फिर उसे छोड़ के बाहर भागती है ताकि ग्वानसिक को रोक सके, लेकिन जब तक वो पहुंचती है, बोट जा चुकी होती है। वो तट पर खड़ी होकर ग्वानसिक का नाम बार बार चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो रोती है और जमीन पर बैठ जाती है। पास में खड़ी मछुआरन उसकी ऐसी हालत देखकर दुखी हो जाती है, लेकिन किस्मत पलटती है और ग्वानसिक उसे देख लेता है। वो कैप्टन से कहता है, बोट वापस ले चलो, लेकिन वो मना कर देता है। कोच भी ग्वानसिक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वानसिक दिल से हार चुका होता है। वो पानी में कूद जाता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। पूरा गांव ये देखता है और सब उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। ग्वानसिक समंदर को चीरते हुए किनारे तक तैरता है और जैसे ही वो पहुंचता है, वो ऐसून के पास भागता है। वो ऐसून को गले लगाता है, उसकी आंखों के आंसू पोंछता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, तुम मेरी आंखों की रोशनी हो, अब मत रोना, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। सब उनकी मोहब्बत देखकर भावुक हो जाते हैं। उनके परिवार वाले भी मान जाते हैं और दोनों की शादी होती है। ग्वानसिक उसे खुद रिंग दिलवाता है और ऐसून को वेडिंग ड्रेस दिलवाने ले जाता है और दोनों खुश होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। फिर वो शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसे ऐसून अपनी माँ के नाम पर नाम देती है गमयोंग। अब ऐसून को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की याद भी नहीं आती थी और ग्वानसिक को कभी अफसोस नहीं हुआ कि उसने अपना गोल्ड मेडल जीतने का सपना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली सफर तो अब शुरू होता है। ग्वानसिक की माँ और दादी ऐसून को तंग करने लगती हैं। उसे जबरदस्ती मंदिर ले जाती हैं और अजीब अजीब रिवाज करवाती हैं ताकि ऐसून लड़के को जन्म दे सके। ऐसून की सास उससे कहती है कि अगर वो 3000 बार बुद्ध की मूर्ति के सामने सिर झुकाएगी, तभी भगवान उसकी बात सुनेंगे और उसे पोता मिलेगा। ऐसून सब कुछ चुपचाप सहती है। फ्री टाइम में ऐसून अपने स्टेप डैड के घर जाती थी और अपने भाई बहनों से मिलती थी, क्योंकि समय के साथ ऐसून की उसकी सौतेली माँ से अच्छे रिश्ता बन जाता है। अब उसकी सौतेली माँ दूसरे जगह शिफ्ट होने वाली होती है, पर ऐसून को उस घर को देखकर अपनी माँ की याद आ रही होती है। ऐसून कहती है, तुम मेरे भाई बहन पर कभी जुल्म मत करना, उन्हें भर पेट खाना देना। जिस पर उसकी सौतेली माँ कहती है कि मैं कभी कभी उन्हें डांटना भी चाहूं तो डांट नहीं पाती, क्योंकि वह बार बार माँ माँ बोलकर मुझे गले लगा लेते हैं। मैंने उन्हें इतने सालों तक पाला है, तो अब वह मेरे ही बच्चे हैं। ऐसून थोड़ा सुकून महसूस करती है और उसे शुक्रिया कहती है। जाते वक्त उसकी सौतेली माँ उसे एक साइकिल देती है
और कहती है कि इसे वो अपनी बेटी के लिए ले जाए। वो उससे माफी भी मांगती है और ऐसून समझ जाती है कि वो दिल की अच्छी है। ऐसून अपनी सौतेली माँ से कहती है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और फिर अपने घर लौट जाती है। वो कुछ गिफ्ट्स और मेकअप अपनी सास के लिए भी लेकर जाती है, ये सोचते हुए कि शायद इससे उनका रिश्ता बेहतर हो। लेकिन उसकी सास फिर भी ताना देती रहती है और उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। दिन के आखिर में ऐसून चुपचाप सोने चली जाती है। ग्वानसिक समझ जाता है कि वो उदास है और वो पूछता है कि क्या हुआ। तो ऐसून बताती है कि उनकी बेटी को दादी ने साइकिल चलाने से मना कर दिया और कहा कि वो साइकिल कबाड़ वाले को बेच देगी। ऐसून कहती है कि वो चाहती है उसकी बेटी आजाद हो, जैसा चाहे वैसा कर सके। अगर कुछ पसंद न आए तो मेज भी पलट। जिस पर ग्वानसिक कहता है, तुम भी वैसा ही करो, मन चाहे तो मेज पलट दो, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर ऐसून के चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन नाश्ते के वक्त ग्वानसिक एक खुशखबरी देता है कि उसने अपनी बेटी के लिए एक नई ट्राइसाइकिल खरीद ली थी, जो 2000 वोन की है। अब चाहकर भी उसकी माँ इतनी महंगी साइकिल नहीं बेच सकती थी। उसकी बेटी और ऐसून बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी दादी जल जाती है। उसे बुरा लगता है कि ग्वानसिक अपनी बीवी से इतना प्यार करता है। ग्वानसिक के परिवार में एक परंपरा थी, खाना खाते वक्त दादी और सारे मर्द एक टेबल पर बैठते थे और बाकी औरतें दूसरी टेबल पर। मर्दों वाली टेबल की कटोरियों में मटर ज्यादा होते थे और ग्वानसिक जानता था कि उसकी बेटी को मटर पसंद है। इसलिए वो ऐसून के पास बैठ जाता है और अपना सारा मटर अपनी बेटी के कटोरी में डाल देता है और साथ ही ये भी बोलता है कि अब से वो यहीं बैठकर खाएगा। उधर ऐसून भी सब सहती रहती है क्योंकि वो ग्वानसिक से बहुत प्यार करती है। हर दिन जब वो काम पर जाता है, वो मुस्कुरा के उसे विदा करती है ताकि वो उसके लिए परेशान न हो। एक दिन ऐसून को पता चलता है कि उसकी सास और दादी उसकी बेटी को छोटी उम्र में ही गोताखोर बनाना चाहती हैं। ऐसून को गुस्सा आ जाता है और वो झगड़ पड़ती है और कहती है, मैंने सब सहा, लेकिन अपनी बेटी को नहीं झुकने देगी। ऐसून कहती है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कभी गोताखोर मत बनना और ससुराल वालों की नौकरानी मत बनना। मैं नौकरानी तो बन गई, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी हालत में गोताखोर नहीं बनने देगी। गोताखोरी की वजह से ही मेरी माँ बीमार होकर मर गई थी। और कहती है कि अगर घर में कोई गोताखोर चाहिए ही तो वो अपनी बेटी को बना ले। उसकी सास को ऐसून का ये जवाब बर्दाश्त नहीं होता और उसे थप्पड़ मार देती है। उसी वक्त ग्वानसिक घर आता है और सब देख लेता है। उसकी दादी कहती है कि तेरी बीवी बदतमीज है, इसे घर से निकाल दो। ग्वानसिक कहता है, हाँ, मैं इसे अब यहाँ एक दिन भी नहीं रखूंगा। ऐसून ने मुझसे शादी की है, वो मेरी वाइफ है, आपकी बहू नहीं। वो अब और अपमान नहीं सहेगी। और फिर ग्वानसिक ऐसून और बेटी को लेकर वहां से चला जाता है और एक छोटा सा घर किराए पर लेता है और कोई भी काम करके पैसे कमाने की कोशिश करता है। किराया चुकाने में दिक्कत होती है, लेकिन तभी मकान मालिक बताता है कि किसी ने उनके 3 महीने का किराया पहले ही भर दिया है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी मदद कौन कर रहा है। कुछ वक्त बाद ऐसून फिर से प्रेग्नेंट होती है। इस बार उसे पूरा यकीन है कि बेटा होगा और वो साबित करना चाहती है कि वो मनहूस नहीं है। एक दिन ग्वानसिक जब काम से लौटता है तो उसका हाथ जख्मी होता है। ऐसून बहुत परेशान हो जाती है और उसे लेकर क्लिनिक जाती है। वापस आकर उससे लड़ती है और कहती है, तुम्हें ये मेहनत वाला काम करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ग्वानसिक बहुत थका होता है और वहीं सो जाता है। जब ऐसून उसे कंबल देने जाती है, वो देखती है कि उसके शरीर पर और भी कई घाव हैं। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगली सुबह वो जल्दी उठती है ताकि ग्वानसिक को काम पर जाते हुए देख सके। ग्वानसिक थका हुआ होने के बावजूद उसकी मुस्कान देखकर खुश हो जाता है। ऐसून उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए एक तोहफा लेकर कैप्टन के घर पहुंची। तभी पता चलता है कि ये वही कैप्टन था जिससे पहले उसका रिश्ता तय होने वाला था। कैप्टन की बीवी ने बताया कि जिस दिन ग्वानसिक को चोट लगी, कैप्टन ने जानबूझकर बोट की वापसी देर कर दी क्योंकि शायद उस दिन ज्यादा काम होगा, लेकिन ग्वानसिक फिर भी दर्द सह लिया। कैप्टन की बीवी एक अच्छी महिला थी, उसे अपने पति के गुस्से की आदत पता थी और उसने पहले भी उसे चेताया था कि अपने कर्मचारियों से ऐसा व्यवहार न करे। और वो कहती है कि उसे लगता है कि वो कैप्टन को
ग्वानसिक से कोई पुरानी खुन्नस है। एसून कहती है कि गलत चीज को चुपचाप सहना भी गलत है, फिर एसून वहां से चली जाती है।